और फिर मेल आती है। अब सिंस मेरे दोनों हाथ खराब थे तो फिर मेरा दोस्त मेल देखता है और फिर वो बताता है कि तुम्हारा नाम आ गया है एयरटेल में और तुम्हारी प्लेसमेंट हो गई है। आई एम गुड, हाउ आर यू? Yeah, me too, me too. So, Bia, can you introduce yourself little bit? Yeah, sure. So my name is Anush Kumar Gupta. I am a BTech final year student from Triple IT Delhi College, and I am currently in my seventh semester. And that's it. एक्चुअली भैया मुझे आपकी स्टोरी जाननी थी, प्लेसमेंट की स्टोरीज। आई मीन आपने कैसे स्टार्ट किया और कैसे आपकी प्लेसमेंट किस कंपनी में लगी, इस तरह से। ओके, तो सिंस मेरी प्लेसमेंट की जर्नी स्टार्ट होती है जब मेरा सिक्स सेमेस्टर जब स्टार्ट ही होने वाला होता है, मतलब इस साल के जनवरी में। तब मेरे मतलब ये दिसंबर का टाइम था और सिंस मेरे सारे दोस्तों ने स्टार्ट कर दिया था प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि प्लेसमेंट में बस 6 महीने ही कहते थे, तो उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनको देख के फिर मैंने भी स्टार्ट किया। तो सिंस बट फिर उसके बाद जब सेमेस्टर स्टार्ट हो गया तो तब तक तो मतलब सेमेस्टर स्टार्ट होने के पहले तक अच्छी खासी तैयारी चल रही थी, मतलब दिन के 6-6 7-7 घंटे हम लोग अपनी बस प्लेसमेंट की तैयारी में कर पा रहे थे। बट फिर जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट हो गया तो फिर वैसे फिर वो मतलब सेमेस्टर के काम चालू हो गए, वहाँ का असाइनमेंट, वहाँ के प्रोजेक्ट, तो ये प्लेसमेंट की जो तैयारी थी वो पूरी हॉल्ट पे हो गई। फिर जब वो वाला सेमेस्टर जब खत्म हुआ, आई गेस मई के एंड में खत्म हुआ था, और उसके बाद जून एंड जुलाई, और फिर मतलब समझ लो कि मुश्किल से 2 या ढाई महीने ही बस बचे थे। तो फिर जब वो वाला सेमेस्टर खत्म हुआ फिर हम लोग ने फिर बिल्कुल अच्छे से फिर मैं हॉस्टल भी आ गया, क्योंकि उससे पहले मैं डे स्कॉलर था, मैं अपने घर से अप डाउन करता था, मेरा घर ज्यादा दूर है हॉस्टल से। तो उसके बाद फिर जब मैंने देखा कि नहीं, अब मैं घर पे ना, एक्चुअली घर पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जैसे कि घर पे कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, तो फिर मैं 10-10 12 12 घंटे सो जाता था, मतलब वहाँ पे कोई ऐसा कुछ मोटिवेशन या फिर कोई प्लेसमेंट को लेकर इतनी टेंशन थी नहीं। फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, अब हॉस्टल जाते हैं क्योंकि प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सालों की जो पढ़ाई कोचिंग वगैरह थी वो अब बस प्लेसमेंट के ऊपर ही थी। तो फिर मैंने अपने घर वालों को कहा कि नहीं, मेरे को हॉस्टल जाना है, मेरे को हॉस्टल जाके प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। तो अब से जब मैं उसके बाद फिर मैं हॉस्टल आ गया, और हॉस्टल में आके फिर मैं यहाँ पे कुछ नए दोस्तों से मिला जिनको तुम जानते भी होगे। तो उसके बाद फिर वहां से फिर मैंने फिर प्लेसमेंट की तैयारी करना स्टार्ट करी, और हम लोग लगभग शायद दिन में हम लोग 18 से 20 घंटे बस अपनी तैयारी करते थे, मतलब खेलना कूदना जिम वगैरह सब चीज बंद हो गया था। बस सुबह उठते थे, अपने मतलब थोड़ा रिफ्रेश होते थे, उसके बाद पढ़ने बैठ जाते थे, और बस खाना खाने के लिए बस आते थे, बाकी 24 घंटा या तो लाइब्रेरी में या फिर अपने रूम पर बैठ के हम लोग पढ़ाई करते थे। और वही जो हम लोग ने 2 ढाई महीने अच्छे से लग के पढ़ाई करी, तो उसके बाद फिर मेरा अगस्त के पहले हफ्ते, मतलब अगस्त के स्टार्टिंग में ही मेरा फिर प्लेसमेंट हो गया था एयरटेल की कंपनी में। एयरटेल कंपनी में एज ए एसडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ हाँ, मतलब एयरटेल में वो है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, एच डी। एंड भैया सीटीसी। सीटीसी है इसका 14 LPA, 40 एंड इसका एलपी। बेस, हाँ 14 LPA है इसका सीटीसी, एंड बेस है 12 LPA। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा भैया, आपने जब अपनी प्लेसमेंट जर्नी स्टार्ट करी, वैसे भी आपने जस्ट 1 ईयर बिफोर ही स्टार्ट करी जब आपकी प्लेसमेंट लगने वाली थी, तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहा ही होगा, क्योंकि एक प्लेसमेंट स्टार्ट होती है, प्लेसमेंट जर्नी स्टार्ट होती है, आई मीन प्लेसमेंट की प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है। एंड बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, इवन मी, कि लास्ट के ही ईयर्स में, जैसे प्लेसमेंट नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाला है उससे पहले 1 साल पहले ही तैयारी करना शुरू करते हैं। लास्ट आई मीन वन फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो जस्ट मजे करते हैं टाइप ऑफ। तो आपने भी काइंड ऑफ स्टार्टिंग लास्ट ईयर में ही स्टार्ट करी, तो प्रेशर रहा था थोड़ा बहुत। हाँ बिल्कुल, मतलब जब कॉलेज में एडमिशन हुआ उसके बाद से हम लोग तो भाई कॉलेज के प्लेसमेंट देख के ही यहाँ पे आए थे कि हाँ यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे अच्छी कंपनियां जाती हैं और यहाँ पे आराम से प्लेसमेंट हो जाएगी। उसके बाद फिर कॉलेज में आए, फिर यहाँ पे आके पता चला कि कॉलेज में कुछ ज्यादा ही एकेडमिक प्रेशर है, ये तो तुम भी जानते होंगे। तो उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर, मतलब जब जब सेमेस्टर चालू रहते थे तब तक मतलब प्लेसमेंट के लिए अलग से टाइम निकालना ये थोड़ा मतलब डिफिकल्ट हो जाता था। बट फिर जब सेमेस्टर के बीच में जो टाइम मिलता था 2 ढाई महीने का,
उसमें हम लोग फिर दब के अपना करते थे। बाकी जो रेज्यूमे बनाना है कि एक प्लेसमेंट के लिए एक अच्छा रेज्यूमे कैसे बने, ये हम लोग फिर सेमेस्टर के टाइम पे करते थे, जैसे कि अच्छे प्रोजेक्ट बनाना या फिर किसी कंपटीशन में हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना, किसी अच्छे से मतलब प्रोफेसर के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना, ताकि वो हमें बाद में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या फिर हम्म रेफरल दे सके। एंड सीनियर्स के साथ भी हम लोग सेम काम करते थे, जैसे कि किसी हैकाथॉन या फिर किसी कंपटीशन में चले गए तो वहां जाके सीनियर से बात करी, वहां पे जाके उनसे फिर कांटेक्ट बनाया। तो मतलब समझ लो कि प्लेसमेंट की तैयारी हमारी फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो हम्म जाती है। बाकी जैसे हम लोग कैसे हम लोग अपने सीनियर के साथ बात करते हैं या फिर अपने प्रोफेसर के साथ बात करते हैं, कैसे हमको कन्विंस करते हैं कि हाँ हम लोग भी एक रिकमेंडेशन या फिर एक रेफरेंस देने के लायक हैं, तो उनके साथ फिर ये सब हम लोग का फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में ही स्टार्ट हो जाता है। तो वही था कि मतलब अच्छी पैकेज वाली जॉब चाहिए, तो उसी की प्रोवाइड करते हैं। और एक दूसरे के एक थोड़ा टेंशन भी होता है कि उसने मेरे से ज्यादा तैयारी करी है या फिर उसका रेज्यूमे मेरे से ज्यादा अच्छा है या फिर वो मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड है। बट हम्म उस सेम टाइम पे एक सेंस ऑफ कंपटीशन और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि नहीं, हम्म अगर मेरा दोस्त पढ़ रहा है, अगर मेरा रूम पार्टनर पढ़ रहा है, तो मेरे को भी उसके साथ पढ़ना चाहिए। मैंने ज्यादा मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना या फिर ज्यादा हम्म यहाँ वहाँ पे ध्यान नहीं देना, अपनी तैयारी के ऊपर पे ज्यादा ध्यान जाता है। तो वो जो माहौल होता है उसमें थोड़ा सा डर भी होता है, टेंशन भी होता है, कंपटीशन भी होता है, बट वही एक मोटिवेशन भी होता है कि हाँ अब हमें उठ के खुद से कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब जो भी प्लेसमेंट है या फिर जॉब है वो हमारे ही हाथ में है। या हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा भैया, लास्ट ईयर जैसे ही आपने प्लेसमेंट की स्टार्ट करी जर्नी, प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो प्लेसमेंट प्रिपरेशन के अंदर की कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, मेजर टॉपिक्स लाइक डीएसए, डीवीएमएस, ओएस, तो इनमें सबसे मेजर और कैसे स्टार्ट करना चाहिए? ठीक। तो फिर मतलब स्टार्ट तो भाई सबसे बढ़िया टिप है कि जितना जल्दी हो सके तुम स्टार्ट करो। और क्योंकि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही अपर हैंड तुम्हारे ऊपर होगा, एक मतलब एक तुम्हारे हाथ में एक ज्यादा टाइम रहेगा कि हम्म तुमने बाकी उसके पहले स्टार्ट किया। और प्लेसमेंट के लिए या फिर इंटर्नशिप के लिए या फिर कोई भी चीज के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। मतलब इसको तो अच्छे से करना ही है, ये तो पूरा कोर है। अगर यही नहीं होगा तो ना ही ऑनलाइन टेस्ट हो पाएगा, ना ही इंटरव्यू हो पाएगा। तो हम्म फिर ये तो बहुत अच्छे से करना है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। और इसके मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इंटरव्यू में, जैसे एरेज के हो गए, ट्रीज के हो गए, स्ट्रिंग्स के हो गए या फिर लिंक लिस्ट हो गए। तो इन सब टॉपिक के ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ऑनलाइन इंटरव्यू में या फिर ऑनलाइन असेसमेंट में। और डेटा स्ट्रक्चर के बाद जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब जैसा मेरे को लगता है वो है ऊप्स के कॉन्सेप्ट। हम्म क्योंकि जो मेरा इंटरव्यू हुआ था एयरटेल में, उसमें मतलब 80 to 90% उन्होंने मेरे से डेटा स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी ऊप्स के कॉन्सेप्ट ही पूछे थे। सिंस मेरी जो लैंग्वेज है जिसमें मैं प्रोफिशिएंट हूँ वो जावा है, तो उन्होंने मेरे से जावा से रिलेटेड एंड जावा के ऊप्स के कॉन्सेप्ट उन्होंने अच्छे से पूछे थे। और उन कॉन्सेप्ट का यूज करके जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे उन्होंने हम्म उसके ऊपर भी डिस्कशन किया था। तो यानी जो ऑनलाइन इंटरव्यू है उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 या फिर 4 चीजें ही चाहिए। एक तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, ऊप्स एंड तुम्हारे प्रोजेक्ट। क्योंकि वो तुम्हारे प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत अच्छे से पूछते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जो तुमने बनाया है वो कैसे बनाया है, उसमें तुमने कौन सी टेक यूज करी है, कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। तो फिर ये सब हमारा इंटरव्यू में होता है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है डीबीएमएस। क्योंकि डीबीएमएस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही वास्ट है, वो लोग उसमें ऊपर ऊपर से भी पूछ सकते हैं या फिर कुछ जनरल डेफिनेशन या फिर वो बिल्कुल डीप में भी जाके पूछ सकते हैं। तो मेरा एक डीबीएमएस का प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने मेरे से डीप में जाके पूछा था, क्योंकि सिंस वो मैंने अपने रेज्यूमे में मेंशन किया था। और उसके बाद फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम और जो डीबीएमएस ये दोनों जो चीज है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। जैसे कोई कंपनी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है, और कोई कंपनी होती है वो डीबीएमएस के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है। तो ये कंपनी टू कंपनी भी होता है। और प्लस जो इसमें मतलब वही है कि अगर सारी चीजें कर पाओगे तो तुम्हारा ही फायदा है। बट अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ऊप्स, तुम्हारे प्रोजेक्ट एंड डीबीएमएस के मतलब जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो तो तुमको आने चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम।
और जहाँ तक बात रही कंप्यूटर नेटवर्क्स की, कंप्यूटर नेटवर्क्स आई गेस बहुत कम कंपनियां ही पूछती है, मतलब जितने इंटरव्यू में मैं अभी तक बैठा हूँ उसमें कंप्यूटर नेटवर्क शायद ही किसी कंपनी ने पूछा हो। हम्म। तो कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ा कम प्रायोरिटी में आता है, बट डेटा स्ट्रक्चर एंड ऊप्स ये टॉप प्रायोरिटी में। हम्म। हाँ ये तो है भैया, मैंने भी देखा है क्योंकि मैं खुद भी कर रहा हूँ। अच्छा भैया, एक्चुअली डीएसए के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लीड कोड पे, कोड फोर्सेस पे, कोडिंग निंजा पे, गीक्स फॉर गीक्स पे। तो इनमें से सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म जिसको हम फॉलो कर सके, और कितने मिनिमम क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है कि एटलीस्ट हम प्लेसमेंट्स जाने से पहले कि एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो हम करके ही जाए। ओके, तो सिंस ये तुम्हारे टाइम के ऊपर है, जैसे कि सिंस मेरे पास टाइम कम था, मेरे पास 2 ढाई महीने थे, तो मैंने स्टाइवर की सीट पकड़ी थी। उसमें मेरे ख्याल से 150 से 200 क्वेश्चन है। तो मैंने स्टाइवर की सीट पकड़ी थी और मैंने स्टाइवर की सीट के सारे क्वेश्चन कर लिए थे, मतलब क्योंकि सिंस उसमें कम क्वेश्चन है। बट सिंस अगर तुम अपने सेकेंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो तो तुम्हारे पास टाइम है, तो जो लव बबर की 450 क्वेश्चन वाली सीट है उसको कर लो, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों ने वो सारी शीट के क्वेश्चन उनको याद हो गए थे। वो लोग इतने टाइम से इसको कर रहे थे कि वो सारे उस शीट के सारे क्वेश्चन उनको याद हो गए, तो इसलिए उनकी जो प्लेसमेंट हुई है वो और भी अच्छी कंपनी में और भी अच्छी पैकेज पे हुई है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो लव बब्बर की वो 450 क्वेश्चन कर लो, और अगर टाइम कम है तो स्टाइवर की वो शीट कर लो। और अगर इन दोनों, मतलब वही है, तुम्हारे टाइम के ऊपर ही है, और इतने सेटअप अगर क्वेश्चन कर लोगे तो फिर तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और तुम्हारी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई और भी क्वेश्चन होगा तो वो इन्हीं इन्हीं सब क्वेश्चन का थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा। तो ये सब क्वेश्चन जो करना थोड़ा जरूरी है किसी भी इंटरव्यू से पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भैया जैसे कि क्या होता है कि डीएसए, आई मीन डीएसए में बहुत टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं डीएसए के अंदर। ऐसे डीएसए के टॉपिक्स के लिए, आई मीन जैसे कि जस्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना और डीएसए के टॉपिक्स पहले पढ़ना, इसके लिए हम या फिर कोई कोर्स लें। आई मीन बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइडर करते हैं, गीक्स और गीक्स कोर्स ले लें, कोडिंग निंजा, या फिर हम यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। क्योंकि बट एक्चुअली हमारे को जैसे एक पाथ होनी चाहिए, एग्जैक्ट पाथ की हमें ये पहले करना है देन ये पहले करना है, वो कैसे क्लियर होना चाहिए। आई मीन डीएसए के भी अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, तो वो क्लियर करने के लिए हम यूट्यूब फॉलो करें या फिर गीक्स फॉर गीक्स का कोर्स लें, क्या करें? तो एक्चुअली वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। जैसे कि अगर जैसे कि सिंस मैं, मतलब हम लोग सभी एक मतलब हम लोग सभी एक स्टूडेंट ही है, तो हम लोग के पास ना ये कोर्सेज खरीदने के उतने 10,000 20,000 मतलब इतने पैसे होते हैं नहीं। तो फिर हम लोग ने क्या किया था, मैंने और मेरे 4-5 दोस्तों ने, हम लोग ने गीक्स फॉर गीक्स का एक कोर्स करता था, कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये मतलब ऐसा कोर्स है जो मतलब कि बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसमें हमारे डेटा स्ट्रक्चर के सारे टॉपिक हैं, डीबीएमएस है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिजाइन के हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, रेज्यूमे बिल्डिंग है, प्रोजेक्ट भी है। तो यानी कि समझ लो कि 4 साल की पूरी बीटेक का उन्होंने बिल्कुल ही मतलब उसको दबा के उस कोर्स में डाल दिया है। और ये कोर्स था उस टाइम 7,000 का। तो हम लोग 4-5 दोस्तों ने अपने मतलब पैसे मिला के ये कोर्स करते थे और हम लोग अपने टाइम से पढ़ते थे। एक कोर्स खरीदने का फायदा ये होता है ना कि हम लोग को एक डिफाइंड पाथ, एक रोड मैप मिल जाता है कि हम लोग को इसके बाद ये स्टेप करना है, इसके बाद यहाँ जाना है। और बाकी अगर इतने महंगे कोर्स अगर कोई नहीं खरीद सकता है तो यूट्यूब पे भी वो लोग देख सकते हैं, या फिर गीक फॉर गीक्स की वेबसाइट है, वहां भी जाके वो देख सकते हैं कि अगर एक डिफाइंड पाथ उनको मिल जाए कि हाँ मेरे को इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक करना है, इस क्वेश्चन के बाद ये वाले क्वेश्चन करने हैं, तो फिर वहां से भी वो लोग कर सकते हैं। बट एक कोर्स खरीदना ये मैं थोड़ा ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि एक कोर्स और एक मेंटर जो तुमको बता भी सके कि हाँ आपको इसके बाद ये वाला टॉपिक करना चाहिए। तो सिंस हमारे एक सीनियर भी थे तो उन्होंने हम लोग को गाइड किया था इस कोर्स के बारे में, और वो हमें बाद में मतलब टाइम टू टाइम गाइड भी करते रहते थे कि आपको ये टॉपिक के बाद ये टॉपिक करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन कर लो, कि मतलब पहले टॉपिक किया उसके बाद क्वेश्चन कर लिया। तो ऐसे वो हम लोग को एक गाइड भी करते रहते हैं। तो या तो आप एक कोर्स खरीद लो, या फिर अगर आपको कोर्स नहीं खरीदना तो एक मतलब वेबसाइट पे जाके और एक मेंटर से भी आप पूछ सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए। और वो मेंटर कोई भी हो सकता है, तुम्हारा टीचर, तुम्हारे सीनियर, या फिर तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है। तो ऐसे था। तो मेंटर की बहुत जरूरत होती है। मेरे को भी एक भैया ने ही बोला था कि एमटेक वाले भैया ने कि
आई मीन रास्ते में बताना बहुत जरूरी है कि कर क्या रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ गलत रास्ते से चल रहे हैं, आई मीन डीएसए पढ़ रहे हैं, डीएसए में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, जबकि उस टॉपिक की रिक्वायरमेंट के साथ उस टॉपिक की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हमें नॉर्मली जिस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है उस बेस पे ये टॉपिक पढ़ने चाहिए, हम वो पढ़ के अलावा सीधे टॉप लेवल वाला पढ़ रहे हैं जबकि रिक्वायरमेंट है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और अच्छा एंड भैया जैसे कि आपकी प्लेसमेंट लग चुकी है फाइनली, तो प्लेसमेंट जैसी लगी, आई मीन एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट जब आपकी लगी, तो जितनी आपने इतनी मेहनत करी थी, तो उसके बाद आपको कैसा लगा फील? मतलब यार बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब मैं तुमको पूरा बताता हूँ कि कैसे हुआ। कि जैसे आज मेरी प्लेसमेंट लगी, तो इसकी 2 दिन पहले इंटरव्यू हुआ था। तो क्योंकि वो उस इंटरव्यू मतलब एयरटेल तक जाने से पहले मैं बहुत सारी कंपनियों से रिजेक्ट हो गया था। मैं कभी कभी मतलब कभी किसी का ऑनलाइन टेस्ट ही नहीं आता था, जिसका ऑनलाइन टेस्ट आता था तो उसमें मैं जाके करता था, तो कभी ऑनलाइन टेस्ट नहीं हो रहे हैं और ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहा हूँ तो इंटरव्यू में जाके रिजेक्ट हो जा रहा हूँ। तो मतलब मैंने बहुत सारे रिजेक्शन देख लिए थे तब तक। और मतलब और इतने सारे रिजेक्शन देखने के बाद थोड़ा मतलब इंसान को एक सेल्फ, मैं इसके लायक हूँ या फिर मेरे को और मेहनत करनी चाहिए, मेरे को और टाइम चाहिए, क्योंकि मेरे हो रहा है। यहाँ तक कि मेरे रूममेट का भी प्लेसमेंट हो गया है, वो अपने मजे कर रहा है, वो जिम जा रहा है, वो गेम खेल रहा है और मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा हूँ। तो मतलब बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारी दिमाग में खिचड़ी चल रही होती है। तो उस टाइम पे फिर मैंने अपना एयरटेल का इंटरव्यू दिया। और सिंस मेरा मतलब मैंने हम लोग सुबह 9 बजे गए थे और शाम के 6 बजे तक हम लोग उधर ही थे। हम लोग का ऑफलाइन हुआ था इंटरव्यू, तो कैंपस में हम लोग का इंटरव्यू था, तो हम लोग ऑफलाइन जाके अपना इंटरव्यू दे रहे थे। और सुबह के 9 से लेकर 6 तक हमने ना ही कुछ खाया था, बस पानी और जूस पी के वहां पे हम लोग बैठे हुए थे और अपने टर्न का वेट कर रहे थे। फिर वहां पे जाके हम लोग ने अपना इंटरव्यू दिया। पहले राउंड 1 हुआ तो थोड़ी खुशी हो गई कि चलो अब मैं राउंड 2 में जाऊंगा। फिर जब राउंड 2 हो गया तो फिर खुशी हुई कि चलो अब मेरे को एचआर कॉल आ जाएगा। उसके बाद फिर शाम को एचआर कॉल आता है एंड फिर वहां से वो फिर थोड़ा बहुत मीटिंग पूछते हैं कि मतलब जो थोड़ी बहुत जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूछते हैं। एंड फिर उसके बाद फिर अगले दिन मेल आता है, एचआर कॉल होता है। फिर एचआर कॉल में थोड़ी फॉर्मेलिटीज करने के बाद फिर मैं मतलब वही हो जाता है कि अब जो भी रिजल्ट आएगा वो अगले दिन ही आएगा। उसके बाद फिर अगले दिन में बस अपना नहा धो के पूजा वगैरह करके मैं चला जाता हूँ अपना नाश्ता करने। और उसके बाद फिर उसके बाद मैं होता हूँ और मेरे 3-4 दोस्त होते हैं और उनमें से मेरा एक और दोस्त होता है जिसने कल मेरे साथ ही अपना नाश्ता कर रहे होते हैं और फिर मेल आती है। अब सिंस मेरे दोनों हाथ खराब थे तो फिर मेरा दोस्त मेल देखता है और फिर वो बताता है कि तुम्हारा नाम आ गया एयरटेल में और तुम्हारी प्लेसमेंट हो गई है। और मेरे साथ ही साथ मेरे एक दोस्त का भी हो जाता है एयरटेल में जो मेरे साथ ही था। तो ये होता है कम से कम शायद 10-10:30 बजे के करीब होता है। और तब फिर हम लोग फिर बिल्कुल बिल्कुल मतलब खुशी के हमारे एकदम। और फिर हमने वही घर पे कॉल करके फिर अपने पेरेंट्स को बताया कि मम्मी प्लेसमेंट हो गई है एयरटेल में और इतने का पैकेज है और आज ही हुई है प्लेसमेंट। तो उसके बाद फिर घर वाले खुश हो जाते हैं, घर वाले फिर कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। फिर दोस्तों के मैसेजेस एंड कॉल आने लगते हैं कि हाँ भाई प्लेसमेंट हो गई, ये हो गई, पार्टी देते। तो ये सब हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल हो, मतलब सही में प्रेशर रिलीज हो जाता है जब आई मीन रिजल्ट पता चल जाता है एकदम से। जैसी प्लेसमेंट लगती है ना फिर ये हो जाता है कि भाई अब मैं सिक्योर हो गया। अब एक जो बैकअप होता है ना वो आ गया। अब इस बैकअप के दम पे मैं अपने जो सारी चीजें मैंने प्लेसमेंट की वजह से छोड़ रखी थी अब मैं वो सब कर सकता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल प्लेसमेंट होने की खुशी अलग ही होती है। अच्छा है अभी आपका प्लेसमेंट हो गया एंड बाकी आपके जूनियर्स का भी देख लेना। बिल्कुल यार बिल्कुल, जो भी हेल्प चाहिए होगी बताना, बस एक कॉल करना और क्या। हाँ बिल्कुल कर ही रहे हैं, कोशिश चल रही है। बिल्कुल। अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे नहीं पता थी। और ये सब इन्फॉर्मेशन ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होती है एक्चुअली इन्फॉर्मेशन होती क्या है, आई मीन कैसे स्टार्ट करना चाहिए। मेरे को खुद को ही नहीं पता थी, मैं भी बहुत से इनपुट, आपको भी पता ही है, आपसे भी इनपुट्स लेते था कैसे करना है। तो वही है। ओके भैया, आपसे बात करके अच्छा लगा एंड बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है एंड बहुत वो इन्फॉर्मेशन में भी डेफिनेटली लोगों के काम ही आएगी। और गाइस मैं लिंक भैया का लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर कोई इश्यूज आता है तो भैया से डायरेक्ट लिंक्डइन पे फॉलो करके उनसे भी पूछ सकते हैं। ओके भैया, बाय, थैंक यू सो मच फॉर मीटअप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके भैया, बाय।